जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी हुई 75 सीटों में से 22 सीटों की तस्वीर साफ हो चली है। इसमें 21 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है तो एक सीट पर सपा का कब्जा है। अब बाकी फैसला 3 जुलाई को होगा। अब बची हुई 53 सीटों पर जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोट डाले जाएंगे। अब से ठीक 3 दिन के बाद 3 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार जुटी हुई हैं। ज्यादातर सीटों पर सपा और बीजेपी की टक्कर है। तो पंचायत अध्यक्ष चुनाव की तस्वीर किस तरह साफ हुई है? 22 जिलों में पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध जीते हैं, जिसमें से 21 बीजेपी के हैं, एक समाजवादी पार्टी का है। इटावा में सपा के अंशुल यादव निर्विरोध जीते हैं। 75 में से 53 सीटों पर आने वाली 3 तारीख को चुनाव होगा। दोपहर 11 बजे से लेकर 3 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद बाकी की 53 सीटों पर से तस्वीर साफ होगी कि किस पार्टी के कितने जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं। अभी तक 22 जिलों में निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जिनमें से 21 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी जीते हैं और सपा के अंशुल यादव इटावा सीट से जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की तस्वीर किस तरह से साफ हो रही है? 22 सीटों पर निर्विरोध चुन लिए गए हैं अध्यक्ष और बाकी की 53 सीटों के लिए 3 जुलाई को वोटिंग होगी। और 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाराणसी से नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। मोइन, पहले आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि प्रयागराज में कांटे की टक्कर बताए जा रहे हैं, लेकिन चिंताएं समाजवादी पार्टी को जरूर होंगी क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन अब तक बीजेपी ने किया, जहां उम्मीद भी नहीं थी, वहां पर भी बीजेपी जीत गई है। 22 में से 21 अपने नाम अब तक कर चुकी है। अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ 2 पार्टियों ने नामांकन किया था। समाजवादी पार्टी की तरफ से मालती यादव ने पर्चा दाखिल किया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर वीके सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है। यहाँ जिला पंचायत के कुल 84 सदस्य हैं, लेकिन खास बात यह है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों के पास बहुमत नहीं है। दोनों ही पार्टियां बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे हैं। इसके बावजूद दोनों पार्टियां, दोनों प्रत्याशी जीत के बड़े बड़े दावे कर रही हैं। उनका कहना है कि जीत उन्हीं की होगी, जबकि बहुमत, ऐसे में कहा जा सकता है कि जो सत्ता की चाबी है वो निर्दलीय और छोटी पार्टियों के जो सदस्य हैं उनके हाथ में होगी। हालांकि जो बहुमत का आंकड़ा दूर है, उसमें भी एक खास बात यह है कि ये जो चुनाव होते हैं इसमें दलीय निष्ठा कतई मायने नहीं रखती है। इसमें सबसे ज्यादा अहमियत वो रखता है कि कौन सा उम्मीदवार उनकी जेबें कितना भर रहा है। ऐसे में अगर देखें तो प्रयागराज में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों ही पार्टियों ने सदस्यों की लॉबिंग कर रखी है। तमाम सदस्यों को उत्तर प्रदेश से बाहर भेजा गया है, अलग अलग जगहों पर उन्हें रखा गया है और दोनों पार्टियां जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं। कल ही हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी के पास से 40 लाख रुपए नगद बरामद हुए थे, वो इसका हिसाब भी नहीं दे पाए थे और पुलिस अफसरों ने दावा किया था, ये आशंका जताई थी कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में इन पैसों का इस्तेमाल होना था। तो प्रयागराज में किस तरह से जोड़ गणित हो रही है, किस तरीके से दोनों उम्मीदवार एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश कर रहे हैं। धन बल और बाहुबल भी हावी है। सत्ता पक्ष के दुरुपयोग का भी आरोप विपक्ष लगा रहा है। तो प्रयागराज में कहा जा सकता है कि बेहद दिलचस्प मुकाबला 3 जुलाई को देखने को मिल सकता है। जी हाँ, 3 जुलाई को सबसे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस बीच हमारे संवाददाता बलराम पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बागपत से और नीतीश पांडे भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब रुख हम नीतीश का करना चाहेंगे। नीतीश, वाराणसी सीट पर तो तय है अध्यक्ष बीजेपी का ही होने जा रहा है, तो यहाँ पर जो वोटिंग के दौरान मुकाबले की कड़ी टक्कर या एक चुनाव का जो रोमांच था वो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी दूसरे खेमे से कई तरह के आरोप भी लगाए गए। अब तक कोई प्रशासनिक कार्रवाई हुई है क्या उस पर? नहीं हो पाई क्योंकि जो आरोप थे वो सिर्फ आरोप ही रह गए। अभी तक कोई जमीनी स्तर पर ऐसी चीज समाजवादी पार्टी की तरफ से सामने नहीं आई जो आरोपों को सिद्ध करती हुई दिखाई दे। ऐसी स्थिति में बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रमाण पत्र मिल चुका है पूनम मौर्य को और अब वो बनारस की नई जिला पंचायत अध्यक्ष मानी जा रही है। इसके साथ ही बनारस और बनारस के अन्य जिलों की बात करें, चाहे वो गाजीपुर की बात करें, गाजीपुर में जिस तरह से अगर बात करें कि वहां पर एक मानिंद परिवार, शंकर सिंह के परिवार की सदस्य वहां पर चुनाव लड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो यहां पर भी गाजीपुर में भी समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन जो जीत मानी जा रही है ये साफ तौर पर जाहिर है कि भाजपा प्रत्याशी जीत की ओर है पूरी तरह से।
दूसरी बात अगर चंदौली की बात करें तो चंदौली में दीनानाथ शर्मा बीजेपी से हैं और रामकिशन जो पूर्व सांसद थे उनके भतीजे चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है वो जोर लगाने का काम जरूर कर रही है, लेकिन यहां पर भी बीजेपी भारी होती दिखाई दे रही है। सोनभद्र और जौनपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर अपना दल के प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। तो जौनपुर में स्थिति यह है कि जो भाजपा की प्रत्याशी थी, जब अपना दल का प्रत्याशी आया तो वो भाजपा से बागी प्रत्याशी घोषित हो गई। उन्होंने अपना निर्दल पर्चा वहां पर दाखिला कर दिया और उसके बाद उनकी स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। और अगर तीसरी बात करें सोनभद्र जनपद की, तो सोनभद्र में भी अपना दल बीजेपी समर्थन का एक जो प्रत्याशी है वो, और उसके साथ ही समाजवादी पार्टी, दो पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर। लेकिन वहां पर भी बीजेपी और अपना दल के जो प्रत्याशी हैं वो भारी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं आस्था कि जो सूचनाएं आ रही हैं, अंदर खाने की जो खबर आ रही है, जिला पंचायत सदस्यों को हर कीमत पर भुनाने का प्रयास किया जा रहा है। कई जगह ऐसी भी सूचनाएं आई हैं कि आधिकारिक सूचनाएं और पुष्टि नहीं है इसकी, लेकिन जो सूचनाएं हैं उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि जो प्रयास आप बता रहे हैं कि लगातार हो रहा है उनको मनाने का, कि आप हमारे पक्ष में आ जाए, आप ये कह रहे हैं। बागपत का रुख कर लेते हैं, नीतीश आपके पास लौटेंगे। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलराम, बागपत की तस्वीर कैसी? हमने देखा कि आरएलडी का भी प्रदर्शन देखने को मिला था, काफी ट्वीट्स भी सोशल मीडिया पर आरएलडी के नेताओं ने, सपा के नेताओं ने किए थे, तो वहां पर किस तरह की तस्वीर है अभी? देखिए राजीव, अगर हम बागपत की बात करें तो यहाँ पर जो आरएलडी की प्रत्याशी हैं ममता किशोर, उनका पलड़ा भारी दिखता है। और जिस तरीके से भाजपा ने नाटकीय ढंग से जो आरएलडी की प्रत्याशी थी ममता किशोर को बीजेपी ज्वाइन कराई और उसके बाद एन मौके पर उन्होंने बीजेपी का पाला छोड़ करके फिर आरएलडी की तरफ से उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया, तो कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती जो है वो देखने को मिली है बागपत में। लेकिन अगर अभी की स्थिति की बात करें तो राजीव, बागपत में आरएलडी की जो प्रत्याशी हैं ममता किशोर, उनका पलड़ा भारी है, क्योंकि आरएलडी के 8 सदस्य हैं और साथ ही 3 सदस्य जो है वो समाजवादी पार्टी के हैं और जीत के लिए 11 मत चाहिए। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आरएलडी और सपा के जो सदस्य हैं अगर वो एक हो गए हैं तो कहीं ना कहीं आरएलडी की जीत सुनिश्चित है। लेकिन कहा जाता है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है वो बाहुबल और धनबल का होता है, तो जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो लगातार जारी है। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के पास सिर्फ महज 5 सदस्य हैं, 4 सदस्य निर्दलीय हैं जिनको तोड़ने में कामयाब दिख रही है बीजेपी। लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति, अगर जो निर्दलीय हैं वो भी आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें 2 सदस्य और चाहिए। और यही वजह है कि बीजेपी ने जो आरएलडी की प्रत्याशी थी उन पर डोरे डाले थे कि कम से कम वो अगर बीजेपी की तरफ आती हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो जीत है वो सुनिश्चित हो। लेकिन अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब कांटे की टक्कर बीजेपी की और समाजवादी पार्टी, आरएलडी और भारतीय किसान यूनियन के प्रत्याशियों के सामने दिख रही है। अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहां पर भारतीय किसान यूनियन के जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के सामने खड़े हुए हैं, क्योंकि जो आजाद समाज पार्टी की प्रत्याशी थी उनका पर्चा रद्द हो गया है क्योंकि उनमें कई खामियां पाई गई। तो अब कुल मिला के जो विपक्षी दल हैं वो एक हो चुके हैं और वो भारतीय किसान यूनियन के प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के पास तो 13 हर तरह के सियासी दांवपेच खेले जा रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष अपनी पार्टी से बने, इसके लिए रस्साकशी लगातार जारी है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।